सक्सेस क्लासेस। आज हम पॉलिटी के यूपीएससी पास्ट ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोगों ने ऐसे प्लान किया है कि हम इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कशन करेंगे कि किस टॉपिक से कितनी क्वेश्चन पूछे गए और उस टॉपिक का कितना वेटेज है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व करने की ये शुरू किया है। एक तो इससे दो फायदे हैं, एक तो हम उस टॉपिक का वेटेज पता चल जाएगा और दूसरा इसमें क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। ठीक है, तो हम इस तरह से ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन और हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, इस तरह का हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसमें हम पास्ट ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले कि एक ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें क्या है, यूपीएससी स्टेट पीएससी और जीएस, यूपीएससी स्टेट पीएससी ऑप्शनल सोशलॉजी ऑप्शनल हिंदी माध्यम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है। इसे आप देख सकते हैं। जीएस हिंदी माध्यम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम एंड निबंध प्रैक्टिस चल रही है। जो भी इंटरेस्टेड हो वो इसमें तो इसमें अब हम शुरू कर रहे हैं। आज के लिए मेरे से एक बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैंने इसमें क्या हुआ कि आंसर मेंशन कर दिया है पहली तरफ। तो चलिए, लेकिन मैं इसको ऐसे करके पढ़ाती हूँ। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। ठीक है, अब ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है विधानमंडल द्वारा, और आगे ऑप्शन नंबर बी देखते हैं लोकप्रिय सरकार। ठीक है, क्या है, लोकप्रिय सरकार। और ऑप्शन नंबर सी जैसा कि हमने देखा है बहुदलीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा है सीमित सरकार। अगर हम इसकी तरफ जाते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा ये ऑप्शन दिख ही जा रहा है, इसलिए मजबूरी है ये पहला। लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, हमारी पीडीएफ ये बन चुकी थी, इसलिए मैंने इसको इसे डाल दिया है। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी आते हैं, हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं ये बेस्ट तरीका। तो विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार या सीमित सरकार या बहुदलीय सरकार। तो इस तरह के क्वेश्चन की तरफ देखो, ये इनडायरेक्टली प्रस्तावना से क्वेश्चन है, डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान का किस तरह का, भारतीय संवैधानिक सरकार किस तरह की है, ये है संप्रभुता क्या है, भारतीय गणतंत्र व्यवस्था क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, इसलिए मैंने इसे प्रस्तावना में डाला है। इसलिए चलिए आगे देखते हैं। क्या देखिए, विधानमंडल द्वारा सरकार, क्या विधानमंडल द्वारा सरकार आपने किसी डिबेट में, किसी न्यूज़पेपर में या कहीं सुना है विधानमंडल द्वारा भारतीय सरकार का निर्माण होता है। अभी रिसेंटली सरकार बनी है, तो क्या आपने देखा है कि भारतीय सरकार कैसे बनी है, तो मतलब विधानमंडल। तो ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। अगर आप इसमें सिर्फ कॉमन सेंस का यूज करें तो लोकप्रिय सरकार, क्या हमने कभी पढ़ा है, कहीं सुना है क्या लोकप्रिय, भारतीय सरकार लोकप्रिय सरकार है, ये लोकप्रिय सरकार के रूप में जानी जाती है। भारतीय संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, लोकप्रिय और सरकार होना, ऐसे कहीं हमने ऐसे पढ़ा है तो नहीं पढ़ा हुआ है। बहुदलीय सरकार, संवैधानिक सरकार का मतलब बहुदलीय सरकार होता है, तो ये भी नहीं। तो संवैधानिक सरकार का उद्देश्य क्या होता है, सीमित सरकार। अगर हम इसको देखते हैं एक बार अच्छे से, सीमित सरकार, सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार कैसे हो सकती है, चलिए देखते हैं। तो संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार इस तरह से हो सकती है, जैसे कि हो सकती है क्या कैसे होती है, एक तो कानून से चलती है, संविधान के अनुसार चलती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि संवैधानिक सरकार जो है वो सीमित सरकार है। ठीक है, और वो कैसे है संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार, जो कानून के अनुसार कार्य संचालित करती है और संविधान के अनुसार चल रही होती है, और जिसमें शासन का निश्चित, शासन क्या है, शासन एक निश्चित नियम सिद्धांत के अनुसार चल रहा होता है। तो ये हो गया हमारा सीमित सरकार का उद्देश्य। अब इसके बाद भारतीय संविधान में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें क्या है, राजनीतिक दल, जिसमें क्या है, राजनीतिक दल, और राजनीतिक दलों को क्या है, राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की व्यवस्था है। और इसके बाद स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात है, सार्वभौमिक मताधिकार की बात है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सभी के कार्यों का दायित्व का भी उल्लेख है। संविधान के भाग 3 में हमने देखा है, जो अनुच्छेद विधि के समक्ष समता की बात करता है। 14 की चलो हम बोल दें तो अनुच्छेद 14 क्या करता है, विधि के समक्ष समता की बात करता है, विधि के समान संरक्षण की बात करता है। संविधान सरकार में सरकार का कार्य दायित्वपूर्ण होता है, इसलिए संवैधानिक सरकार कैसी होती है, सीमित सरकार होती है।
ठीक है, इसलिए क्योंकि वो नियम कानून के अनुसार चलती है। तो हमारे भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या हो गया परिभाषा में संवैधानिक सरकार का, यही है, आंसर में भी यही दिया हुआ है। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल कर्तव्य क्या है। मूल कर्तव्य, इसमें भी मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त, मैं कर्तव्य भूल गई हूँ, चलिए धोखे से, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानवीय अधिकारों, इसमें लिखा हुआ ये मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। तो देखो, उद्देशिका ऑप्शन दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है। उद्देशिका क्या कह रही है, उद्देशिका का उद्देश्य क्या है, उद्देशिका का उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ठीक है, स्वतंत्रता, और इसके बाद समता की बात करती है, बंधुता की बात करती है। ये डायरेक्टली किसके लिए है, मानवियों के लिए, मानवों के प्रतिबिंब को लेकर ही तो बात कर रही है। संविधान में जो संविधान का उद्देश्य है उसका ही तो सार है ना प्रस्तावना। तो प्रस्तावना यही तो बता रही है कि किस तरह की न्याय होनी चाहिए, किस तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किस तरह का समता होनी चाहिए, किस तरह की बंधुता होनी चाहिए, एकता अखंडता, इसको सुनिश्चित कर रही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या है कि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की बात, सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात, तो किसके सामाजिक और आर्थिक कल्याण होंगे, मानव का, तो मानव और व्यक्ति के ही तो होंगे। इसके बाद मूल कर्तव्य, अब मूल कर्तव्य क्या है, मूल अधिकारों के इतर कर्तव्य का निर्वहन कौन करेगा, मानव और व्यक्ति ही तो करेगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो जो सार्वभौम अधिकार मानवीय अधिकारों की घोषणा 1948 में, तो भारतीय संविधान में उद्देशिका में भी समाहित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है, मूल कर्तव्यों में भी है, मौलिक अधिकारों में भी है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा, अगर इसमें मौलिक अधिकार भी होता तो ABCD हो जाता, लेकिन अब इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, इसलिए ABC। ठीक है, अब चलिए आंसर भी देख लेते हैं थोड़ा। मूल अधिकार के अतिरिक्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा करते हैं। चलिए, गांधीवाद और मार्क्स के बीच की समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब इसमें सिर्फ हम आंसर क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करते हैं, हम वो टेक्निक देख रहे हैं कि कैसे अगर हम एलिमिनेट करते हैं, अगर एलिमिनेट ट्रिक का हम उपयोग कर लेते हैं तो हमारा गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद क्या कह रहा है, समान सहमति। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन बिल्कुल सही से रीड करना है। अगर हम क्वेश्चन सही से रीड कर लेते तो उसके आंसर की तरफ तो हमारा 50% चांस हो ही जाता कि हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चन ही रीड नहीं करेंगे, सही जल्दबाजी में करेंगे, तो क्या होता है कि हमारा आता हुआ क्वेश्चन आंसर भी हमसे गलत हो जाता है और हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो फिर हमारे प्रीलिम्स पास करने का या कैसे हम प्रीलिम्स को पास कर पाएंगे, और प्रीलिम्स पास करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए क्या है, सबसे 2-3 तरीके की रिकॉल करो, रिवाइज करो, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो, टॉपिक देखो, उसका डिस्कस उसका वेटेज देखो। जिस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक और इस एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करते हुए हम बता रहे हैं, इसके साथ साथ वेटेज ऑफ द टॉपिक का, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाओ, ज़रूर है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा। अब देखते हैं गांधीवाद और मार्क्सवाद। अब देखते हैं, अगर हम इसको ऑप्शन भी नहीं देखें डायरेक्ट, चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक नियतिवाद। अगर हम देखें कि गांधीवाद, चलो अगर जैसे हमें मार्क्सवाद के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हम गांधीवाद के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं ना, थोड़ा बहुत अगर गांधी जी के बारे में जानते हैं तो गांधी जी का क्या था, समतामूलक समाज की बात करते थे, आदर्श समाज की बात करते थे। तो इनका उद्देश्य, जब आदर्श समाज की बात करते तो आर्थिक नियतिवाद नहीं होगा, ठीक है। और निजी संपत्ति की समाप्ति की बात करते हैं, बिल्कुल। वर्ग संघर्ष की बात भी बिल्कुल नहीं होगी। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, कहीं ना कहीं गांधी जी का ये तो हमें पता है कि गांधी जी राज्य के विरोधी रहे हैं, गांधी जी राज्यविहीन समाज की बात करते थे, ठीक है। आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती, गांधी जी का मानना था, ठीक है। अब जब हम देखते हैं कि ये तीनों जब गांधी जी से वेरी नहीं कर रहे हैं, गांधी जी के विचारों या गांधी जी की विचारधारा के से मतलब इतर हैं, तो फिर ये बात किसकी हो रही है, मार्क्सवाद और गांधी के बीच समान सहमति, तो ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। एक तो ये टेक्निक है, तो ये तीनों रॉन्ग होगा। अब अगर किसी को मार्क्स के बारे में भी पता है, तो अगर मार्क्स के बारे में ज़्यादा जानकारी है, मार्क्स के बारे में, तो मार्क्स का कहना था कि समाज में विभिन्न व्यक्ति और वर्ग के बीच संघर्ष कब तक होता है,
जब तक की और जहाँ तक कि राज्य है, राज्य का विस्तार है। मार्क्स उदारवादी राज्य के बुनियादी विचार को खारिज करता है। जहाँ गांधी जी का है कि आदर्श राज्य, वहाँ ये कह रहे हैं और बुनियादी विचार को मार्क्स खारिज कर दे रहे हैं। मार्क्स कह रहा है राज्य समाज पर अपनी इच्छा थोपने में सक्षम होता है। कह रहे चाहते ना चाहते राज्य क्या करेगा, समाज पर अपनी इच्छा थोप देगा। ठीक है, समाज पर क्या करेगा, अपनी इच्छा को थोपेगा और थोपने में सक्षम भी होता है, और इसके साथ सक्षम भी होता है। और राज्य एक शासक वर्ग के यंत्र के रूप में होगा। राज्य क्या होगा, एक राज्य एक शासक वर्ग, ठीक है, शासक वर्ग की तरह से कार्य करेगा और एक यंत्र के रूप में, एक टूल के रूप में काम करेगा। इन्होंने वर्ग संघर्ष विभेद रहित समाज की संकल्पना की बात की है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आंसर भी देख लेते हैं। आंसर भी यही है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच समान सहमति, जो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की उद्देशिका। भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है किंतु इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान का भाग नहीं है, क्या कोई विधिक प्रभाव और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग रखता है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है। चलिए अब हम इसके आंसर तक पहुंचते हैं कि संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं है। 1973 केशवानंद भारती केस में हमने ये देख लिया है, तो हम इस ऑप्शन को तो कट नहीं करेंगे, अभी एलिमिनेट भी नहीं करेंगे। तो अब आते हैं, संविधान का भाग नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा 1973 से। और संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जो कि जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों तो हमने अब आती है बात 50-50, ये दोनों में कैसे आए? संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, अब ये बात करता है, यहाँ भी यही बात कह रहा है, लेकिन हमें कहाँ तक पहुँचना है? अधिकतम सही। अब इसमें संक्षिप्त रूप में कह दिया और इस बात को पूरा इसमें विस्तृत रूप में कह दिया, तो हम इस आंसर तक पहुँच ही गए हैं। तो इनडायरेक्टली हमारा ये वाला रॉन्ग हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, डी। अब इसके बाद इसमें भी इसने आंसर में हमने एलिब्रेट किया है। आंसर देख लेते हैं कि संविधान के उद्देश्य का संविधान का भाग है। बेरुवाड़ी केस 1960 में मना किया, केशवानंद भारती केस में संविधान का भाग बताया और LIC मामले में आंतरिक हिस्सा बताकर कहा कि हाँ, लेकिन मूल ढांचे के सिद्धांत का ध्यान रखना है। संविधान का भाग है परंतु ये वाद योग नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि जितनी जो भी हमारी संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान निर्माता थी, उनके मत की साम्यता निम्न रूपों में साम्यता रखता है। क्या प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। यह गैर न्यायिक है, इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं संविधान। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में अपनाए गए थे। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करता है। अब देखो, हम लोगों ने उद्देशिका पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है कि गांधी जी वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका बनाया गया है, उसको पेश किया गया है और संविधान सभा द्वारा प्रस्तावित किया। तो इसकी कुछ चैप्टर की हमें कुछ लाइनें एकदम से बहुत डीप रीड करनी है और उसको याद भी रखना है। इसमें देखो आंसर क्या कह रहा है, उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया। उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, जो अंततः उद्देशिका बना। एक नज़र में हम देखेंगे तो इसको हम बिल्कुल सही कर देंगे, लेकिन अगर इसका हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल जरा सा, कि उद्देश्य संकल्प, क्या उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया था? नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देशिका बनाई थी और उद्देशिका को पेश किया था और संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम के द्वारा इसे अपनाया गया था। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से देखेंगे तो उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने प्रस्तावना में पढ़ा है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो हमें याद है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को क्या करती है, समाहित करती है। उद्देशिका भारत के मूल अधिकारों को समाहित करती है। तो ये तीनों सही हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सी डी सही होगा। तो बी सी डी ऑप्शन बी में मिल रहा है और ये हमारा सही हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन बहुत करीब पहुँच जाते हैं, और करीब करीब जो क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं तो हमारे लिए बहुत लॉस की बात होती है, हम प्रीलिम्स तक नहीं पहुँच पाते। और अब इसके आंसर को भी देख लेते हैं। उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान के भाग के रूप में संविधान का अंग है। यह उन सिद्धांतों तथा उद्देश्यों को समाहित करती है जिनकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। यह उन मूलभूत मूल्यों तथा दर्शनों को परिलक्षित करती है जो संविधान का आधार है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह अगला क्वेश्चन हमारा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? चलो आगे देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में। तो क्या उद्देशिका में हमने ये तीनों टर्मिनोलॉजी देखी हैं? प्रभुता मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एकता, एकता अखंडता, और ये शब्द। तो 1946 में हमने देखा कि जब 42वां संविधान संशोधन में हमने देखा कि क्या क्या जोड़ा गया? अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और क्या जोड़ा गया है? और समाजवादी तत्व, ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया। तो तभी हमने इसको, जब प्रभुता हमने पढ़ा है, जैसे कि अगर हम एक बार रीड करके देखते हैं कि उद्देशिका क्या है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु क्या न्याय, किस तरह का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, और स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा, अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये तीनों शब्द हमें कहाँ मिल रहे हैं? प्रस्तावना में मिल रहे हैं। चलो इसको तो हम सही कर देंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कहीं नहीं लिखा हुआ, प्रभुता, एकता, अखंडता, मूल अधिकारों में भी नहीं लिखा हुआ, मूल कर्तव्य में। तो ये पहले ही आंसर सही हो जाता है। इसमें तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अगर प्रस्तावना को अच्छे से रीड कर लिया तो ये बिना मतलब हमें एलिमिनेशन और उसके एक नज़र में सॉल्व करने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसमें आता है। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? चलिए ये भी उसी तरह क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने मानवीय अधिकारों वाला देखा है। संविधान के निर्माताओं का मत किस में? उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान का सार, संविधान का परिचय पत्र। इधर क्या हुआ था? संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किस में प्रतिबिंबित होता है? चलिए ये हमें कुछ ठीक लग रहा है। मूल अधिकारों की बात करें, या मूल अधिकारों में किस किस चीज़ों की बात हो रही है? मूल अधिकारों में अधिकारों की बात हो रही है, राज्य और व्यक्ति के अधिकार की बात हो रही है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति समाजवाद मतलब किसकी बात कर रहा है? आर्थिक और सामाजिक कल्याण की बात कर रहा है। मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य हमारे कर्तव्यों की बात कर रहा है। अब ये देखो कि संविधान निर्माताओं का मत, उद्देशिका को क्या बोला गया है? संविधान का परिचय पत्र, संविधान का सार, संविधान की भूमिका। तो भूमिका कही गई तो संविधान का संपूर्ण औचित्य इसमें नज़र आ रहा है हमें। तो संपूर्ण औचित्य नज़र है संविधान की समस्त संक्षिप्त टिप्पणी प्रियम्बल प्रस्तावना के रूप में हमें दिखता है। तो क्या होगा? उद्देशिका में संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ये भी एक ही नज़र का था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान रखना था कि कहीं लोगों का इधर भटकाव ना हो जाता, तो इसको भी ध्यान रखना था। तो ये आंसर हमारा ये सही है। इसके बाद आ जाओ अगला हाँ क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित उद्देश्यों का में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? क्या विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता? अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमने क्या देखा है कि उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखा है कि स्वतंत्रता, जो उद्देशिका में स्वतंत्रता की बात हो रही है, वो कितनी तरह की बात हो रही है? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात होती है तो विचार, ठीक है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात हो रही है। धर्म और उपासना, ठीक है। तो ये 5 तरह की स्वतंत्रता की बात हो रही है। देखते हैं, विचार मिल रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता इसको छोड़ो अभी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी मिल रहा है, विश्वास की स्वतंत्रता
तो ये तीनों सही हैं। और कौन सा गलत है? आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं हुई है, आर्थिक न्याय की बात हुई है। न्याय कितने तरह का? 3 तरह का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा बी आंसर सही हो जाए, क्योंकि नहीं पूछा है। आगे आगे देखते हैं हमारा क्या है। ये देखो पूरा अच्छे से विस्तृत रूप में बता दिया है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करती है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का में भारतीय राज्य व्यवस्था के रूप में उद्देश्य और आदर्श का वर्णन किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हमने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय, याद रखना आर्थिक न्याय की बात हो रही, किस में उपबंधित किया गया? उद्देशिका में। न्याय उद्देशिका में उल्लेखित है कि किस किस प्रकार का है? सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक। चलो उद्देशिका तो हमें कंफर्म हो गया कि उद्देशिका में आर्थिक न्याय की बात हो रही है। क्या मूल अधिकारों में आर्थिक न्याय की बात हो रही है? तो नहीं, मूल अधिकारों में कहीं भी आर्थिक न्याय की बात नहीं हो रही। इनफैक्ट संपत्ति का जो अधिकार था उसको भी हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसमें भी बात नहीं हो रही है। तो ये मूल अधिकार, जहाँ जहाँ हमें मूल अधिकार मिलेगा वो तो वैसे भी डिलीट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन अपने आप डिलीट हो गया। और ए ऑप्शन भी हो गया। डी ऑप्शन तो इनमें से कोई है नहीं, तो इसमें तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं उद्देश्य का। उद्देश्य का में न्याय की बात हो रही। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में होती है बात। जैसे उसका उद्देश्य क्या है राज्य की नीति निर्देशक तत्व का? भारतीयों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण का मतलब आर्थिक न्याय की बात। तो क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या कर रहे हैं? आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, आर्थिक कल्याण की बात कर रहे हैं। तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाए, इसलिए हमें डी की तरफ जाना ही नहीं पड़ा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो चुका है। भारतीय संविधान, हाँ जैसा कि उल्लेखित है, भारतीय संविधान के उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की संकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 रिपीटेड हो गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। और इसके बाद इस तरह से हम टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये कब आया, क्या आया। कुछ क्वेश्चन को तो जो मैं बता सकती हूँ कि वो अगले मतलब टॉपिक, मतलब जब हम करेंगे अगले टॉपिक को डिस्कशन, उसमें हम मेंशन कर देंगे ये कब आया। हाँ, जो मुझे अभी याद आ रहा है वो मैं बता सकती हूँ। ये 2020 में आया है, और ये भी 2020 में आया है, और मार्क्सवाद भी 2020 में आया है। ये मार्क्स और गांधी जी वाला ये भी 2020 में आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये इस तरह से मैं टॉपिक बाय टॉपिक और ईयर वाइज भी मेंशन करूँगी। ठीक है, और थैंक यू।